नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं श्री भरत चौहान जी। आप सभासद प्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी से आप का संबंध है। आप नगर महामंत्री हैं बीजेपी के और प्रवक्ता भी हैं। तो आइए हम प्रश्नों के माध्यम से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने काम के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दर्शकों को दें। जी, मेरा नाम भरत चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दायित्व है, अपने मंडल में महामंत्री का दायित्व है। और अभी पिछले निकाय चुनाव में अपने मुगल चक वार्ड नंबर 9 से मेरी पत्नी ममता देवी सभासद हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का और जनता की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त है। और बाकी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएं, ऐसे ही विचारधारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ही विकास की जो अपनी गंगा है, इसको हम लोग अपने और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से वार्डों में गलियों गलियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, आप उसके प्रवक्ता भी हैं। तो आप कौन से डेफिनेशन में आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होता है? आपको एक नेता के तौर पर जनता देखती है तब, या आप अपने आप को एक नागरिक के तौर पर देखना ज़्यादा बेहतर पसंद करते हैं? अब तो जनता ने चुनकर उस पद पे बैठा भी दिया है, उनके प्रतिनिधि के रूप में है, तो जनता नेता भी समझती है। लेकिन मुझे स्वयं जनता के सेवक के रूप में ही काम करना ज़्यादा पसंद है, चाहे सामान्य नागरिक के रूप में कहा जाए या जनप्रतिनिधि के रूप में। जब आप चुनाव में गए, एक दौर था जब आप नागरिक थे, आपने अपने आप को उस पटल पे रखा, तो तब के भरत चौहान में और अब के भरत चौहान में, सभासद बनने के बाद के भरत चौहान में क्या अंतर देखते हैं आप? क्या अंतर आया है? नहीं, अंतर है, बिल्कुल है। जिम्मेदारियों का अंतर है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और एक जो आप पर्सनल पारिवारिक व्यक्ति से हम सामाजिक और इतना बड़ा परिवार के हित की जिम्मेदारी जो दी है जनता हमको, तो जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, परिवर्तन आया है अपने में। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो रोज की रूटीन की चीज़ें होती हैं, अब वह पर्सनल नहीं रह गई हैं। अब दिन हो या रात हो, जनता की सेवा के लिए ही लगातार तत्पर रहना है और कोई भी ऐसा अवसर नहीं छूटता है कि जनता की सेवा से हम चूकें। तो जब आप चुनाव में आए तब बहुत सारी समस्याएं रही होंगी जिनका समाधान आप करना चाहते होंगे। अभी क्या वो समस्याएं हैं या उसके ऊपर काम चल रहा है? नहीं, काम बिल्कुल चल रहा है सर। पहले दिन से ही, जब से जनता के विश्वास से जनप्रतिनिधि का दायित्व मिला, तब से ही काम चल रहा है। और यह नई चीज़ें नहीं है, ये अपने अंदर पहले से थी। और कुछ हमारे आदर्श के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व मार्गदर्शन प्राप्त है, उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो जनता के बीच में पहले से भी इन सब चीज़ों के रूप में सक्रिय रहा व्यक्ति, और यही परिणाम था कि जनता ने चुनकर। तो ऐसी कौन सी चुनौतियाँ थी जो आप देख रहे थे और आपको वो सॉल्व करना था? जी, जैसे हम लोग जो मुगल चक वार्ड की अगर बात की जाए या अपनी दीनदयाल नगर मंडल की बात की जाए, तो यहाँ एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे स्थानीय स्तर पे जल निकासी थोड़ी सी समस्या थी, तो बरसात में थोड़ा सा गली है, कुछ ऐसे निचले क्षेत्र थे जहाँ जल भराव होता था, उसके लिए मुख्य रूप से काम किया जा रहा है और लगातार सफलता भी मिली है। लेकिन अभी काम अधूरा है, इस पे काम चल रहा है। दूसरी चीज़ें हैं कि वार्डों में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के कहे अनुसार एक स्वच्छता को मान के हम लोग लगातार स्वच्छता के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो मुख्य नीड है वार्डों की। रोड, नाली, नाला, अन्य चीज़ें तो हमें लगता है कि बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन वार्डों में मुख्य रूप से सफाई और उसमें जो जल भराव की स्थिति है, इसका निदान एक प्रमुख मेरा काम जी। एक मैं प्रश्न आपसे करूंगा जो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, लेकिन चूंकि आप बीजेपी से, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि कई बार लोग ये आरोप लगाते हैं कि मुगल सराय में नेता तो बहुत हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जो यहाँ पे आम सुविधाएं होती हैं, जैसे कि कई बार लोग शिकायत करते हैं कि हम बाइक लेके सब्जी मंडी में पहुंचे और पुलिस वाले ने चालान काट दिया, लेकिन समस्या है कि बाइक पार्क करने की जगह ही नहीं है, तो बाइक पार्क कहाँ करें? चालान कटा वो जायज़ बात है। या फिर अगर आप मुगल सराय के पॉपुलेशन को देखेंगे तो बहुत तेजी से जनसंख्या यहाँ बढ़ी है, लेकिन अगर पिछले 10 से 15 साल में देखें तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है।
अगर आप सुभाष पार्क को देखेंगे तो कहीं से पार्क की श्रेणी में नहीं आता, 4 से 5 कुर्सियों ज़्यादा उसमें लग नहीं सकता है। उसमें भी आधा पानी टंकी बन गया, और पानी टंकी कई बार ये लोग कहते हैं कि वो एक तरह से अतिक्रमण है, क्योंकि उतने छोटे से पार्क में आधे पार्क को पानी टंकी में तब्दील कर देना। तो आपको लगता है कि इन सुविधाओं के ऊपर बात होनी चाहिए, और चूंकि आप बीजेपी की तरफ से हैं तो क्या कुछ आप इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि इस दिशा में कोई विजन है, कोई बातचीत होती है? जी नहीं, विजन है, बिल्कुल विजन है। हमारे आदरणीय सांसद और विधायक जी ने भी पहल कर रखी है। और अपने दीनदयाल नगर की बात की जाए अपने, तो यहाँ है अपने यहाँ आप जैसे शहर का अपना एक क्राउड एरिया है, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, सारे शहर का बर्डन है, और अपने दीनदयाल नगर जंक्शन होने के नाते थोड़ी सी क्राउड और बढ़ जाती है। मुख्य जनपद का व्यवसायिक संस्थान है अपना दीनदयाल नगर, और इसके आउट क्षेत्र में थोड़ा सा पुल के उस पार आप जाएंगे तो वहाँ पार्क भी है, वहाँ स्पेस भी है। जैसे हम अपने दीनदयाल नगर चंदासी दामोदर दास पोखरी के पास आते हैं, पूरा स्पेस है, बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए भी स्पेस मिल जाता है। और पार्क की बात अगर की जाए तो आप अपने आएंगे दीनदयाल नगर तो हमारे यहाँ एक अली नगर क्षेत्र है, वहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क है, एक अच्छा स्पेस जगह भी है। हमारे यहाँ मुगल चक में भी आप आएंगे, ऐसी स्पेसियस जगह है जहाँ हजारों की संख्या में कार्यक्रम भी होते हैं। तो नगर में आउट साइड में जहाँ जगह है वहाँ सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पर्याप्त नहीं है और होनी चाहिए। नहीं, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो शायद बंजर भूमि है, वो खाली है, या फिर आप जो उस तरफ की बात करें कि रेलवे का भी एक जगह छूटा हुआ है। पार्क का मतलब कि एक बैठने की व्यवस्था हो, कोई फैमिली के साथ पहुंच जाए या बच्चे पहुंच गए, तो उस तरह की जगह कोई? जी नहीं, अपने दीनदयाल नगर में इन सब चीज़ों का थोड़ा सा अभाव है, कहा जाएगा बिल्कुल अभाव है, इसमें संशय तो नहीं है। लेकिन इस कदम में हम प्रयासरत हैं और जल्दी ही ऐसा हमें मिलने को है कि नगर में 2-3 जगहों पे ऐसा कुछ है विजन कि मिल जाएगा कुछ समय बाद। अच्छा, एक युवा के तौर पे मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जब मुगल सराय से लोग बनारस जाते हैं तो दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चंदासी की जो धूल है वो इसको बहुत ज़्यादा दूर कर देती है। तो क्या कभी आपको आपके मन में इसको लेके पीड़ा होती है कि काश इसका निदान होता या इसके ऊपर कोई बात करता? जी बिल्कुल, निदान हो रहा है जी। अभी दिख भी रहा होगा कि अपनी जो 6 लेन वाला रोड का अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, पड़ाव से होके आ गया है, लगभग हम लोग का दीनदयाल नगर पहुंचने वाला है। इसी बीच में इसका निदान भी है। रोड की अपनी जो है कि जो लेंथ जब बढ़ेगी तो जो अपना ये आप कहते हैं कि चंदासी धूल वाला थोड़ा सा कम होगा। बाकी एक और चीजें हैं, जैसे किसी भी जनपद या किसी नगर में एक हब कहा जाए, कोयले की मंडी कही जाती है कि एशिया की सबसे बड़ी कोयले की मंडी है। तो कुछ चीजें अगर पॉजिटिव हैं तो थोड़ी सी नेगेटिव चीजें भी हैं, लेकिन ये जो अपना 6 लेन आ रहा है रोड, इससे बहुत कुछ निजात मिल जाएगा। रोड का अपना चौड़ीकरण होने के नाते इन सब चीजों से जनता को राहत मिल पाएगी। जी कई बार लोग नगर पालिका के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार से नगर पालिका पीड़ित है, यानी जिस तरह का विकास नगर पालिका कर सकती है उस तरह का विकास नहीं दिखता है, और लोग अक्सर आरोप लगाते हैं। तो इसके पीछे आप किन चीज़ों को कारण मानते हैं? जो चेयरमैन है उनके काम करने की पद्धति स्लो है, या शायद जो नेता है वो जनता से कट जाते हैं? इस आरोप के पीछे कारण क्या है आखिर? नहीं, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार का हब इसलिए भी नहीं है कि नगर पालिका कहा जाए तो मिनी सदन के रूप में भी जाना जाता है कि नगर पालिका नगर निकाय मिनी सदन होता है। स्थानीय ही हम जैसे ही सभी प्रतिनिधि सभासद पार्षद चुन के आते हैं, तो अपने अपने विजन के हिसाब से काम भी होता है, और नगर पालिका के कार्यों से ही चलता है। रोज नित्य आप देखते होंगे सुबह शाम सफाई, और अभी क्या है, अभी दीनदयाल नगर में अच्छी पहलें हुई हैं। इसके पीछे तो लोग ये भी बोलते हैं कि जो शासी अधिकारी हैं उनके जाने के बाद जो नए अधिकारी आए, जो दुबे जी हैं, उनके आने से कार्य को थोड़ी गति मिली। तो ये जो कार्यक्रम है ये शायद गति मिली है, लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो विकास मुगल सराय को मिल सकता है उस विकास से शायद अभी तक हम थोड़े वंचित हैं, थोड़े पीछे हैं? नहीं, अभी तो मान लीजिए अभी तो लगभग 6-7 महीने का ही समय गुजरा है, और माना जाता है तो नई बोर्ड है, नया गठन है, और थोड़ा सा होता क्या है कि
बोर्ड है तो बोर्ड को चलने में थोड़ा सा समय लगता है, ऐसा माना जाता है। बड़ा संस्थान है और बड़ी चीजें हैं, तो इसको जमीन पर धरातल पर उतारने में समय लगता है। और एक और विश्वास हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार और इन सब चीजों के परे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही इन सब चीजों के विरोध में ही रही है, और यही परिणाम है कि पूरे देश भर से समर्थन भी मिलता है। तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, एकदम पारदर्शी तरीके से नगर का विकास होगा, जल निकासी, रोड, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं। और सबसे बड़ा विजन हमारा है कि स्वच्छता को लेकर एक नया कदम भी उठाया गया है। अब रातों में भी आप देखेंगे कि रोड पर रात में भी साफ सफाई, सारी व्यवस्थाएं बनारस या बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर के रूप में यहाँ भी हम लोग स्थापित किए हैं, जिससे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। जी, चलते चलते एक आखिरी मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि आपने सदन की बात की और ट्रांसपेरेंसी की बात की, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो बोर्ड की मीटिंग होती है, जो बैठक होती है, क्या उसका लाइव प्रसारण कराया जाए ताकि जनता भी देखे कि नहीं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपनी बात को रख भी पाते हैं कि नहीं, या क्या बातें रखते हैं? नहीं, अब जैसे लाइव प्रसारण की बात है तो अपना सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, ऐसे सभी जगहों से राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से जनता के बीच में प्रसारण किया जाता है। तो हम तो इसके बिल्कुल पक्ष में हैं। पक्ष में इसलिए रहेंगे कि सोशल मीडिया का जमाना है और जनता के प्रतिनिधि, अगर जनता ने जिनको चुन के भेजा है, उस बोर्ड के सदन में किन मुद्दों पर क्या विचार रखते हैं, उनका व्यू, आप विजन क्या है, वो जनता के बीच में किस तरीके से काम करते हैं और सदन में किस तरीके से बातों को उठाते हैं, इसके मैं पक्ष में बिल्कुल हूं कि अगर इस तरह की चीजों की पहल की जाए तो ठीक है, मतलब नो डाउट हम इसके समर्थन में है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और है कि अभी चुनाव का समय है और मंदिर को लेकर मुद्दा एकदम गर्म है, तो क्या आपको लगता है कि जो वोटर वोट देने जाएगा, मंदिर निर्माण जो हुआ है उसको भी उसको दिमाग में रखना चाहिए और उसको दिमाग में रख के वोट करना चाहिए? विषय मंदिर का ही नहीं है, भगवान राम इस देश के, इस सनातन परंपरा के आराध्य हैं, तो बात मंदिर और कोई विषय नहीं है, विषय आस्था का विषय है। भगवान राम के इस भव्य मंदिर का कहा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ और पूरे विश्व में सबने इसकी सराहना की, विश्व स्तर से भी इसको बहुत अच्छे कहा जाए, प्रधानमंत्री जी की अच्छी पहल के रूप में भी देखा गया और ऐसे हमारे ग्लोबल लीडर के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कराया। इससे पूरी देश भर की जनता खुश है और मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को हम चुनावी मुद्दा न मानते हुए यह धार्मिक और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा मानेंगे और जनता बिल्कुल जो सनातन परंपरा के मानने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के इस कार्य को सराहते हुए और फिर से 2024 में चुनेंगे। और ऐसे ही मेरा विश्वास है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, बिल्कुल जाना भी चाहिए, आस्था का विषय है, भगवान राम हैं तो भाई। कई बार विरोधियों के द्वारा ये मंदिर बनने से पहले ये प्रश्न उठाया गया कि वहाँ पे अस्पताल बन जाए तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, स्कूल बन जाए तो शिक्षा मिलेगा, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो मंदिर निर्माण है वो किसी तरह से हमको आर्थिक गति देगा, आर्थिक समृद्धि देगा? नहीं सर, बिल्कुल एकदम गति भी मिलता है, ऐसा नहीं है। आप खुद देखे होंगे कि जैसे पूरे देश भर में जिस शहर, जिस जनपद में इस तरह के धार्मिक संस्थान हैं, वहाँ पे रोजगार भी बढ़ा है। धार्मिक संस्थान होने के नाते उस जनपद, उस स्थान का कहा जाए तो जमीनी स्तर पर विकास भी हुआ है। और सिर्फ उस मंदिर से और धार्मिक आस्था से जोड़कर न देखा जाए, वहाँ छोटे छोटे चीज़ों को लेकर, माला फूल से लेकर छोटी छोटी चीज़ों में जो व्यवसाय करते हैं उनका परिवार भी चलता है और आस्था तो बिल्कुल है, आस्था भाई रहेगी। और रही बात मंदिर और अस्पताल की, तो देश में बहुत जगह है, बहुत अस्पताल है, उसके लिए भी पहल हो रही है, वो भी बन रहा है, लगातार देश में अस्पताल बन रहे हैं। और इसका सबसे मुख्य हम आपको बता दें कि अभी पिछले कोविड काल में पूरा विश्व त्राही कर रहा था कोरोना से, लेकिन भारत ही वह इकलौता ऐसा देश है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि विश्व में सैकड़ों देशों को हमने वैक्सीन सप्लाई की और पूरे भारत में 140 करोड़ जनता को, यहाँ तक कि डबल डोज के बाद बूस्टर डोज
तक लगाकर हमने सबको सुरक्षित किया, और यह भारत के जो मेडिकल क्षेत्र की बृहद संरचना है इसको दर्शाता है। तो हम कहीं से मेडिकल क्षेत्र में कमजोर नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इसको दर्शा दिया है। तो मंदिर आस्था का विषय अपने जगह है, और जो है अपना अस्पताल स्वास्थ्य का विषय अपने जगह है, दोनों विषय अलग हैं। जी, तो इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखा। आई होप कि जो दर्शक हमसे जुड़े और इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से उनको अगर कुछ ऐसा लगता है कि वो अपने प्रतिनिधि से प्रश्न पूछ सकते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।